एंड वेलकम टू सी ए प्रेप वन स्टॉप सोल्यूशन। आज हम अपना सेकेंड चैप्टर ऑफ एस पी ओ एम सेट बी स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उसका ओवरव्यू ले लेंगे, जिससे हमें पता चले कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो द फर्स्ट थिंग इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट में दो पार्ट्स हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के हम पहले पढ़ेंगे कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। देन हम पढ़ेंगे ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है। अनदर इज डाउनसाइजिंग, आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग। देन वी विल स्टडी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में की प्रोसेस, पुश पुल मॉडल, अपस्ट्रीम फ्लो मैनेजमेंट में रिलेशनशिप विद सप्लायर, यूज़ ऑफ आईटी। फिर डाउनस्ट्रीम फ्लो मैनेजमेंट में रिलेशनशिप मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रांड स्ट्रैटेजी। देन वी विल स्टडी सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन, एंड द लास्ट टॉपिक विल बी गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि पहले जो मार्केट हुआ करता था वो सेलर्स मार्केट होता था, बट अब सेलर्स मार्केट से बायर्स मार्केट बन गया है। अर्लियर द सप्लायर और सर्विस प्रोवाइडर डिक्टेटेड द डायमेंशंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। प्राइस पहले यूजुअली कॉस्ट प्लस अप्रोच पे होता था। रिस्पॉन्स टाइम सप्लायर डिटर्मिन करता था। क्वालिटी वॉज डिटर्मिन बाय सर्विस और प्रोडक्ट प्रोवाइडर। जो परफॉर्मेंस था वो डिक्टेटेड टू द कस्टमर। अब ये बता रहे हैं कि फ्रॉम सेलर्स मार्केट टू बायर्स मार्केट हो गया। टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज दैट ऑफ अ बायर्स मार्केट. This trend is the result of international transitions and macroeconomic, technological, political and social changes. This environment is characterized by, वो बता रहे हैं कि बायर्स मार्केट किस तरह से हो चुका है. ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, fierce competition among organizations within and across the countries, global excess capacities in production, services and in some areas of development, use of new managerial methods, availability and accessibility of data and knowledge, timely availability of materials and services, and ease of global travels and transportation. वैसे तो ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि अब सेलर मार्केट बायर मार्केट बन चुका है. दैट इज़ ऑल. ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं. द चैलेंज फॉर बिजनेस टुडे इज़ टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर थ्रू एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ऑफ देयर प्रोसेसेस. ये वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है. सेटिस्फाई द कस्टमर, आजकल जो बिज़नेस है उनका चैलेंज क्या हो गया है कि अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे थ्रू एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस. ये वर्ड याद रखना. हो सकता है वो फिल इन द ब्लैंक टाइप डैश करके थियोरी क्वेश्चन में, थियोरी एमसीक्यू में दे दे. सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ऑफ देयर प्रोसेसेस. देयरफॉर इन दिस चैप्टर हम पहले कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पढ़ेंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अब सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. अभी ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है किसने दिया किसने दी, ये सब. क्वालिटी इज़ कंसर्न विद कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन, एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यू फॉर मनी. अभी ये क्या कह रहे हैं कि क्वालिटी क्या है. क्वालिटी जो भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं प्रोडक्ट बनाने की या सर्विस प्रोवाइड करने की, उसकी जो भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, तो वो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करने के रूल्स को कन्फर्म करो, मतलब उसको ऑब्लाइज करो, जो भी रूल्स होते हैं. एबिलिटी टू सेटिस्फाई द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, जो भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो क्वालिटी जो है वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई कर पाए और वैल्यू फॉर मनी दे पाए. वैल्यू फॉर मनी इज़ नॉट अ स्मॉल कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट. ये बाद में आएगा हमारा. वैल्यू फॉर मनी एक बार को मैं लेमन लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ कि हमने जितना पैसा दिया है, हमें एटलीस्ट उतना तो रिजल्ट मिले, उतना तो आउटपुट मिले. ठीक है, बट ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये हम बाद में पढ़ेंगे. ये आएगा आपका वैल्यू फॉर मनी. रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज़ इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस. The cost of control or conformance and the cost of failure of control or non-conformance is the quantitative measure of COQ. It is a sum of costs related to prevention and detection of defects and cost incurred due to occurrence of defects. ये हम बाद में देखेंगे. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी किस किस का सम होता है, ये भी हमारा आगे आएगा. ये वही लिखा हुआ है इधर. अब ये देखो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यू में मिल जाएगी. व्यूज़ रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. In the past, it was assumed that increased quality is accompanied by increased cost. Higher quality means higher cost. Today, view of quality among practitioners seems to fall into three categories.
अभी ये आपको MCQ में दे सकता है कि हायर क्वालिटी मीन्स हायर कॉस्ट. Quality attributes such as performance and features cost more in terms of labor, material, design, and other costly resources. Additional benefits which are gained The additional benefits which are gained from improved quality do not compensate for additional expenses. वो क्या कह रहा है कि हायर क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो मतलब आपको हायर कॉस्ट लगानी पड़ेगी, लेकिन जो एडिशनल बेनिफिट्स जो हमें मिलते हैं अगर हम क्वालिटी इंप्रूव करते हैं उसके रिज़ल्ट में जो हमें एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं वो इक्वली कॉम्पनसेट नहीं करते जो हमें वो क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए एडिशनल एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं. एज इन के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं और क्वालिटी उससे बढ़ जाती है, पर हमें जो उससे बेनिफिट्स मिलते हैं वो उतने नहीं होते कि हमारा एक्सपेंसेस जो है कंपनसेट हो पाए. द रिजल्टेंट सेविंग्स आर ग्रेटर than the cost of improving quality. Deming promoted this view. Deming का हम आगे पढ़ेंगे, एक मॉडल है Deming का आगे पढ़ेंगे. Promoted this view which is still widely accepted in Japan. The savings result from less rework, scrap and other direct expenses related to defects made continuous improvement using this philosophy. वो कह रहा है कि जो हमारे रिजल्टेंट सेविंग्स होती हैं जब हम क्वालिटी इम्प्रूव कर लेते हैं तो उसके वजह से जो रिजल्टेंट सेविंग्स होती हैं दैट इज़ हमारा स्क्रैप कम प्रोड्यूस होता है, हमें रीवर्क कम करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स कम आएंगे अगर हम अच्छे से काम करेंगे, क्वालिटी इम्प्रूव करके वर्क करेंगे तो रीवर्क लेस होगा तो उसका कॉस्ट बचेगा. तो वही कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट सेविंग्स होती हैं वो ज़्यादा होती है दैन द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी. Quality costs are those incurred in excess of those that would have been incurred if product was built or service performed exactly right the first time. That is quality cost वो होते हैं जो incur होते हैं in excess of those that would have been incurred. अगर जो product है वो पहले ही अच्छे से बन जाता, बिना किसी इशू के, बिना किसी डिफेक्ट के पहले ही अच्छे से बन जाता, तो तब जो कॉस्ट इनकर होती वो कम होती है इन कंपैरिजन टू जो क्वालिटी कॉस्ट होती है. ठीक है. क्वालिटी कॉस्ट आर दोज इनकर्ड इन एक्सेस ऑफ दोज. एक्सेस में होता है दैट वुड हैव बीन इनकर्ड इफ द प्रोडक्ट वाज बिल्ट और सर्विस परफॉर्म्ड एग्जैक्टली राइट द फर्स्ट टाइम. ठीक है. तो ये 3 आपको MCQ में आ सकते हैं. ये अंदर डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये ऊपर वाला. हायर क्वालिटी मीन्स हायर कॉस्ट, रिजल्टेंट सेविंग्स आर ग्रेटर, क्वालिटी कॉस्ट आर दोज इनकर्ड इन एक्सेस. ये ठीक है. अब है कॉम्पोनेंट्स ऑफ COQ. कॉम्पोनेंट्स ऑफ COQ क्या होते हैं? ये जो मैं ऊपर बता रही थी ना, आपको नीचे पता चलेगा कि किसका एडिशन होता है, किसका क्या होता है. तो वही लिखा हुआ है कि प्राइस ऑफ कन्फॉर्मेंस इज़ नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी. प्राइस ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस इज़ ऑफन टर्म्ड एज कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी. दैट इज़ ये जो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी है ये कन्फॉर्मेंस है, प्राइस ऑफ कन्फॉर्मेंस, और ये जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है ये है प्राइस ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस. ठीक है. तो अब आपको ये पूछ सकता है पेपर में कि इसमें से बताओ कि कन्फॉर्मेंस कॉस्ट कौन सी है. कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी की जगह वो आपको कह सकता है कन्फॉर्मेंस कॉस्ट कौन सी है, तो उसका मतलब पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी कौन सी है. ठीक है. अब वो पूछ सकता है कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस कौन सी है. कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस मतलब वो पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कौन सी है. ये आपको समझ में आ गया, मतलब ये इसका अलग अलग नाम है. अब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी. अब कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी क्या होता है? प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी होता है इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट का सम. अब इसको प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी क्यों कहते हैं ये अभी हम आगे पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा. हम इस चार्ट पर भी वापस आएंगे. सबसे पहला है प्रिवेंशन. अभी ये जो प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर, ये सब हम समझने जा रहे हैं, फिर हम इस चार्ट पे वापस आके देखेंगे. प्रिवेंशन कॉस्ट. द कॉस्ट incurred for preventing the poor quality of products and services may be termed as prevention cost. These costs are incurred to avoid quality problems. They are planned and incurred before actual operation and are associated with the design, implementation and maintenance of the quality management system. मतलब ये वो वाला कॉस्ट है जो पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रिवेंट करने के लिए, कि मतलब जो हमारे पास जो अभी हम प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं वो हम पुअर क्वालिटी की ना करें, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये वाला कॉस्ट हम इनकर करते हैं. ये क्वालिटी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए इनकर करा जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है.
They are planned and incurred before actual operation are associated with design, implementation and maintenance of quality management system. मतलब जो एक्चुअल ऑपरेशन होते हैं उससे पहले जो कॉस्ट इनकर होते हैं, एक्चुअल जो प्रोसेसेस होते हैं जो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड होते हैं, उससे पहले जो चीज़ें हो रही होती हैं तब जो ये कॉस्ट तब इनकर होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलग अलग आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं. क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी रिपोर्टिंग. मतलब कि हम अभी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. अभी सपोज़ हम कोई भी प्रोडक्ट, सपोज़ हम मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मोबाइल मैन्युफैक्चर करने से पहले जो हमने कॉस्ट इनकर करी कि क्वालिटी इंजीनियरिंग, ट्रेनिंग दे दी हमने अपने जो भी वो मैन्युफैक्चरर्स को ट्रेनिंग दे दी कि तुम्हें इस चीज़ को ऐसे बनाना है, इस चीज़ को ऐसे बनाना है. अगर हम पहले ही ट्रेनिंग दे देंगे तो देयर आर लेस चांसेस कि वो गलती करेंगे. क्वालिटी प्लानिंग कर ली, क्वालिटी रिपोर्टिंग हो रही है, क्वालिटी ऑडिट्स हो रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा है कुछ भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्या वो सही है या नहीं है. क्वालिटी सर्कल, फील्ड ट्रेल्स, डिज़ाइन रिव्यू, प्रोसेस इंजीनियरिंग, सप्लाई इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन. सप्लायर जिससे हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, जिससे हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, उसका इवैल्यूएशन और सिलेक्शन करना. प्रिवेंटिव इक्विपमेंट मेंटेनेंस, जो हमारे इक्विपमेंट है वो सही से चल रहे हैं या नहीं. टेस्टिंग ऑफ न्यू मटेरियल्स, कोई भी न्यू मटेरियल अगर हम ला रहे हैं तो उसका टेस्टिंग हो रहा है कि वो सही है या ख़राब है, कि हम उसको प्रोसेस में डाल दें उससे पहले ही हम चेक करें. सप्लायर्स जो है उनको एजुकेट कर रहे हैं. तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको MCQ में पूछ सकता है कि ये वाला जो कॉस्ट है बताओ ये कौन सा कॉस्ट है. प्रिवेंशन है, अप्रेजल है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है. तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रिवेंशन में कौन कौन से कॉस्ट आते हैं. ठीक है, तो ये आपको एक बार रीड करना पड़ेगा. जब आप रीड करोगे तो ही आपको ये चीज़ें याद रहेंगी. ऑल्दो वैसे तो बहुत बेसिक है, आप पढ़ के समझ जाओगे कि ये पहले हो रहा है. प्रोसेस में मटेरियल को डालने से पहले जो कॉस्ट इनकर हो रही है ये वो वाली कॉस्ट होती है, बट फिर भी एक बार आप गो थ्रू कर लेना. नेक्स्ट इज अप्रेजल कॉस्ट. The need of control in product and services to ensure high quality level in all stages, conformance to quality standard and performance requirement is appraisal cost. That is, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उसमें हाई क्वालिटी लेवल मेंटेन करने के लिए जो कंट्रोल लगाया जाता है उसे अप्रेजल कॉस्ट कहते हैं. कन्फॉर्मेंस टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कन्फॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स इज़ अप्रेजल कॉस्ट. ठीक है, मतलब जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ कन्फॉर्मेंस, मतलब उसके साथ ऑब्लाइज कर रहे हैं जो हमारे प्रोसेसेस हैं. और जो प्रोडक्ट एंड सर्विस हैं, जो प्रोडक्ट एंड सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हायर क्वालिटी लेवल को इंश्योर कर रहे हैं. इस पे जो कंट्रोल लगाया जाता है उसका जो कॉस्ट होता है इसको अप्रेजल कॉस्ट कहते हैं. ठीक है, अब जो हमारा प्रिवेंशन कॉस्ट था वो हम पहले ही कर रहे हैं, प्रोसेस में इंटर करने से पहले ही ये सारे कॉस्ट कर रहे हैं. स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, मटेरियल टेस्टिंग कर रहे हैं, ये सब कि अभी हमने प्रोसेस में डाला नहीं है कुछ भी, ना स्टाफ को लगाया प्रोसेस में, ना अभी हमने मटेरियल को उस प्रोसेस में डाला, मशीनरी में डाला कि वो प्रोडक्ट में फाइनल प्रोडक्ट बने. उससे पहले ही हम जो कॉस्ट इनकर करें वो हमारी प्रिवेंशन कॉस्ट हो गई. अप्रेजल कॉस्ट हो गई हम हाई क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं वो अप्रेजल कॉस्ट हो गई. ठीक है, जो भी हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं उसको ऑब्लाइज करने के लिए. अप्रेजल कॉस्ट इनकर टू डिटर्मिन द डिग्री ऑफ कन्फॉर्मेंस टू क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, मेजरिंग, इवैल्यूएटिंग और ऑडिटिंग. मेजरिंग, इवैल्यूएटिंग और ऑडिटिंग. They are associated with suppliers and customers' evaluation of purchased materials, processes, products and services. Ensure that they are as per the specification. Supplier और customer का जो evaluation होता है, जो material जो purchase होता है, जो process होते हैं या जो products और services होते हैं उसको जो evaluate करते हैं to ensure कि वो जो भी material है, जो भी processes है वो as per the specifications हैं. इसके examples क्या क्या है? Field testing, inspecting and testing materials, packaging inspection, product acceptance, process acceptance, measurement, inspection and test equipment, outside certification. अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन थी, टेस्टिंग मटेरियल्स. हाँ ये रहा, ये देखो अब यहाँ पे भी टेस्टिंग मटेरियल्स है और यहाँ पे भी आपका टेस्टिंग मटेरियल्स आ गया. तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेरा प्रिवेंशन है, कौन सा अप्रेजल है? सबसे पहले यहाँ देखो टेस्टिंग ऑफ न्यू मटेरियल्स लिखा है. ठीक है, पर अगर सिर्फ टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स लिखा हो तो भी प्रिवेंशन कॉस्ट में जाएगा. लेकिन अगर लिखा हो इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग मटेरियल्स, इंस्पेक्ट भी कर रहे हैं और टेस्ट भी कर रहे हैं मटेरियल को, तो अप्रेजल कॉस्ट में आएगा. ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ थी जो कन्फ्यूजिंग हो सकती है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये ध्यान रखना है.
बाकी सारे एग्जांपल्स नॉर्मल है कि जो फील्ड जिधर वर्क कर रहे हैं उसको टेस्ट कर रहे हैं, जो मटेरियल्स वगैरह हम टेस्ट कर रहे हैं, पैकेजिंग का जो पैकेजिंग कैसे हो रही है उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि भाई पैकेजिंग सही से हो जिससे जो हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो ख़राब ना हो जाए। प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, प्रोसेस एक्सेप्टेंस, मतलब वही प्रोडक्ट को हम पहले करते हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड से कंफर्म कर रहा है या नहीं, जो हम प्रोसेस लगा रहे हैं उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो क्वालिटी स्टैंडर्ड से कंफर्म कर रहा है या नहीं। मेजरमेंट, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, टेस्ट इक्विपमेंट, आउटसाइड सर्टिफिकेशन, मतलब हम जो हमारा प्रोसेस है, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उससे हम आउटसाइड बाहर से भी कोई सर्टिफिकेशन ले सकते हैं कि हाँ भाई ये क्वालिटी से कंफर्म कर रहा है। इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एसोसिएटेड विद द डिफेक्ट्स फाउंड बिफोर द कस्टमर रिसीव्स द प्रोडक्ट और सर्विस, ये वो वाला कॉस्ट है जो एसोसिएटेड है विद द डिफेक्ट्स, जो भी हमें डिफेक्ट्स मिलते हैं बिफोर द कस्टमर जो प्रोडक्ट रिसीव करता है या सर्विस रिसीव करता है। ठीक है, एज इन कि हमारा जो जहाँ पे भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सामान, मतलब हमारे तक ही, अभी तक कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ, अभी उससे पहले ही हमें ये सारे डिफेक्ट्स मिल गए हैं। इंटरनल फेलियर कॉस्ट आर इनकर्ड टू रेमेडी डिफेक्ट्स डिस्कवर्ड बिफोर द प्रोडक्ट और द सर्विस इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर, ये वही है जो मैंने बताया। दीज कॉस्ट अकर व्हेन द प्रोडक्ट इज़ नॉट एज पर द डिज़ाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये कॉस्ट तब होती है जब तब इनकर होती है जब जो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है वो एज़ पर क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, बस ये कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ, हमने अपने ही एंड पे देखा कि ये प्रोडक्ट तो सही नहीं है, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड से कंफर्म नहीं कर रहा है। दीज आर द कॉस्ट दैट आर कॉज्ड बाय द प्रोडक्ट और सर्विस नॉट कंफर्मिंग टू रिक्वायरमेंट्स और कस्टमर्स यूजर्स नीड्स and are found before delivery of the product and service to external customers. Deficiencies are caused both by errors in the products and inefficiencies in the process. अभी ये जो डिफिशेंसीज होती हैं ये किस किस चीज़ से हो सकती है कि कोई जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ ख़राबी है, या जो प्रोसेस हमने लगाया है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें कुछ इनएफिशिएंसी है। ठीक है, ये दो रीज़न से हो सकता है। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ती, जो हमारी डिफिशेंसी निकल गई कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव बन गया, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो हमें कॉस्ट लगानी पड़ती है उसको कहते हैं हम इंटरनल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल फेलियर मतलब अभी अंदर ही हमारे कंपनी में, हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही पता चल गया कि भाई ये डिफेक्टेड है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कॉस्ट फॉर स्क्रैप प्रोड्यूस हुआ, हमें रीवर्क करना पड़ा, दोबारा से काम करना पड़ा, रीडिज़ाइन करना पड़ा, रीटेस्ट करना पड़ा, डाउन टाइम हो गया। डाउन टाइम इज़ कि जब मशीन आपकी बंद हो जाती है, ठीक है, जब आपकी मशीन बंद हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसको डाउन टाइम कहते हैं। थोड़ा टाइम के लिए बंद हो जाती है, फिर उसको दोबारा चालू करने में टाइम लगता है, तो उसे डाउन टाइम कहते हैं। Another is external failure cost. External failure costs are incurred to mitigate the defects discovered by the customer. अब देखो इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या था, हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हमने पहले डिस्कवर कर लिया कि भाई इसमें डिफेक्ट है। एक्सटर्नल फेलियर मतलब जो प्रोडक्ट है वो हमारे यूनिट से बाहर निकल चुका है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बाहर निकल के कस्टमर को डिलीवर हो चुका है, इसलिए एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। और कस्टमर ने डिस्कवर किया भाई ये प्रोडक्ट तो डिफेक्टेड है, तो these are defects discovered by the customer. These costs occur when product or service that fail to reach design quality standards are not detected until after transfer to the customer. जब तक कस्टमर को डिलीवर नहीं हो जाता तब तक जो यूनिट है वो उसको डिस्कवर नहीं कर पाती कि डिफेक्टेड है। आफ्टर द प्रोडक्ट और सर्विस इज डिलीवर्ड एंड देन द डिफेक्टेड is found, then it is an external failure. For the external failure costs are caused that are caused by deficiencies found after delivery of the product and service to external customer lead to customer dissatisfaction. एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट लीड्स टू कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, बाकी सब तो एक ही चीज़ लिखी है अलग अलग लाइन्स में। एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रिकॉल्स, लॉस सेल्स ड्यू टू पुअर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, वारंटी, रीपेड नहीं रिपेयर होना चाहिए, ये रिपेयर होना चाहिए, मिस टाइपिंग, रिपेयर, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, कस्टमर का डिससेटिस्फैक्शन, लॉस्ट ऑफ मार्केट शेयर, कस्टमर सपोर्ट। अब हमने सारे कॉस्ट समझ लिए, ये भी एक बार देख लेते हैं फिर ऊपर चलते हैं। द टोटल क्वालिटी कॉस्ट आर देन द सम ऑफ ऑल दीज कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आता है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज प्रिवेंशन प्लस अप्रेजल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल इज इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। वो हमने ये समझ लिया क्या होता है। प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का एक और नाम क्या था, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस, हमने ऊपर पढ़ा था। और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट और इंटरनल फेलियर कॉस्ट के सम का दूसरा नाम क्या था, नॉन कन्फॉर्मेंस, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था। तो मतलब आपसे पूछ सकते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस बताओ,
प्रिवेंशन प्लस अप्रेजल कॉस्ट बताओ, ठीक है। तो आपको ये वाला चीज़ बतानी है। कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल, इंटरनल फेलियर प्लस एक्सटर्नल फेलियर या नॉन कन्फर्मेंस, तो आपको ये वाली चीज़ बतानी है, ठीक है। ऊपर चार्ट देख लेते हैं एक बार, ये रहा। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छा गुड क्वालिटी भी इसका नाम था। तो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तो प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट बताना है। कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, और क्या चीज़ थी, कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल। तो आपको इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट बताना है। In simplest form, COQ can be calculated in terms of efforts, hours or per day. A better approach will be to calculate COQ in terms of money. Converting, ये पूरा से बता रखा है कि किस तरह से कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो ये तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन। Livewell Limited is a manufacturing company that produces a wide range of consumer products for home consumption. Among the popular products are its energy-efficient and environment-friendly LED lamps. The company has a quality control department that monitors the quality of production. Livewell Limited एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है वाइड रेंज ऑफ कस्टमर प्रोडक्ट्स फॉर होम कंजम्पशन, घर के कंजम्पशन के लिए। अमंग द पॉपुलर प्रोडक्ट्स आर इट्स एनर्जी एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली LED लैम्प्स। पॉपुलर प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट है LED लैम्प्स जो मैन्युफैक्चर कर रही है। द कंपनी हैज़ अ क्वालिटी, उसका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी है जो मॉनिटर करता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। As per the recent cost of poor quality report, the current rejection rate for LED lamps is 5% of the units input. 5,000 units of input go through the process each day. मतलब वो क्या कह रहे हैं कि 5,000 यूनिट्स हम उस प्रोसेस में डालते हैं जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट LED लैम्प्स बन के तैयार हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं 5,000 यूनिट्स ऑफ इनपुट्स गो थ्रू द प्रोसेस ईच डे। 5,000 यूनिट्स हम रोज़ डालते हैं उस प्रोसेस में, और उसमें से रिजेक्शन रेट क्या है 5%, कि 5% ऑफ द यूनिट्स होती है वो ख़राब होती है। ईच यूनिट दैट इज़ रिजेक्टेड रिजल्ट्स इन अ 200 लॉस टू द ₹200 लॉस टू द कंपनी। हर एक यूनिट पर यूनिट लॉस कंपनी को कितना होता है, ₹200 का। जितनी भी यूनिट्स रिजेक्ट होती है पर यूनिट लॉस होता है कंपनी को ₹200 का। द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हैज़ प्रपोज्ड फ्यू चेंजेस टू द इंस्पेक्शन प्रोसेस दैट वुड अनेबल द अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स। अब इससे क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक प्रोसेस बताया है कि जो इंस्पेक्शन प्रोसेस जो आप पहले ही कर लो, जिससे जो आपके डिफेक्ट्स हैं वो पहले ही डिटेक्ट हो जाएंगे और डिफेक्टिंग रेट हो सकता है कम हो जाए। दिस विल रिड्यूस द ओवरऑल रिजेक्शन रेट फ्रॉम 5% to 3% यूनिट्स ऑफ इनपुट। पहले 5% रिजेक्शन रेट था। अगर आप ये डिटेक्शन प्रोसेस जो कि इंस्पेक्शन प्रोसेस जो कि पहले ही डिटेक्ट कर लेगा डिफेक्ट्स को, वो आप अप्लाई कर दोगे तो आपका जो रिजेक्शन रेट है 5% से रिड्यूस होकर 3% बन जाएगा। द इम्प्रूव्ड इंस्पेक्शन प्रोसेस वुड कॉस्ट द कंपनी 15,000 ईच डे। लेकिन जब आप ये इंस्पेक्शन प्रोसेस लगाओगे तो उसका भी तो कॉस्ट आएगा, तो वो जो इम्प्रूव्ड इंस्पेक्शन कॉस्ट है वो कंपनी को 15,000 रुपये ईच डे कॉस्ट करेगा, कि एक दिन में 15,000 रुपये। अब क्या कह रहा है, एनालाइज द प्रपोजल, सजेस्ट इफ इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी टू इम्प्लीमेंट इट। अब सबसे पहले हमें देखना है कि अभी तक हमारा जो कॉस्ट है वो कितना आ रहा था 5% ऑफ रिजेक्शन रेट के बाद। 5% ऑफ रिजेक्शन रेट, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या वो है, कौन सी टाइप की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी है या कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है। रिजेक्शन रेट बता रहा है कि जो LED लैम्प्स हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब जो कस्टमर्स हैं वो बाद में रिजेक्ट कर देते हैं उसको 5%। तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है, जब वो बाहर निकल चुका है हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बाहर निकल चुका है तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है। तो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी 5% से 3% हो जाएगा अगर हम इंस्पेक्शन 15,000 पर डे का इंस्पेक्शन कॉस्ट लगा दें। इंस्पेक्शन कॉस्ट हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ अप्रेजल, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी वॉज 15, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी अगर 15,000 हम इनकर करने लग जाएँ तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है 5% से घट के 3% हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं, अभी हमारा कॉस्ट कितना हो रहा था, 5% इनपुट्स हमारे रिजेक्ट हो रहे थे, 5,000 यूनिट्स इंटू 5%, 5,000 इंटू 5%, कितने यूनिट्स हमारे रिजेक्ट हो रहे थे, इसका 5% हम करेंगे तो हमारा आएगा 250 यूनिट्स, ठीक है।
और 250 यूनिट्स यहाँ पे कह रहा है ईच यूनिट दैट इज़ रिजेक्टेड रिजल्ट ₹200 लॉस, तो पर यूनिट लॉस 200, तो टोटल हमारा कॉस्ट कितना आ रहा था 50,000 का अभी तक। ये हमारा पहले का कॉस्ट था। अब अगर हम इसको रिड्यूस कर देते हैं तो कितना कॉस्ट आता है, हमारे 3% यूनिट्स रिजेक्ट होंगे, तो 5,000 इंटू 3% कितने यूनिट्स हो गए 150, पर यूनिट लॉस 200 रुपीज़ का, तो हमारा कितना कॉस्ट हो जाएगा 30,000 का। ये तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी हो गया, सॉरी पुअर क्वालिटी, प्लस हमारा 15,000 पर डे का इंस्पेक्शन का कॉस्ट भी आएगा। ये रहा 30,000 प्लस 15,000, टोटल हमारा कॉस्ट आया करेगा 45,000 का अगर हम इंस्पेक्शन लगा लेते हैं। तो पहले हमारा कॉस्ट आया था 50,000, अब हमारा ये इंस्पेक्शन लगा के कॉस्ट आएगा 45,000, तो हमारा कॉस्ट तो डिक्रीज़ हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा नेट बेनिफिट हो जाएगा 50,000 माइनस 45,000, दैट इज़ 5,000 का हमारा बेनिफिट हो जाएगा। तो हमें इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए, ठीक है। एनालाइज द प्रपोजल, सजेस्ट इफ इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। अब ये सारा आपको सॉल्विंग दे रखा है, अगर आपको देखना हो तो देख लेना। द नेट बेनिफिट टू द कंपनी ऑन इम्प्लीमेंटिंग प्रपोजल वुड बी 5,000 ईच डे। कंपनी शुड इम्प्लीमेंट द प्रोसेस, ऑब्वियसली हमें बेनिफिट हो रहा है तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन एनालाइज द मैक्सिमम रिजेक्शन रेट बियॉन्ड विच प्रपोजल सीजेस टू बी बेनिफिशियल। अब इसमें देखो, हम ये ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है, हम इनका जो सोल्यूशन दिया हुआ है उसमें ही समझ लेते हैं। जो ज़्यादा लेंथी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। अब क्या कह रहा है, एनालिसिस ऑफ मैक्सिमम रिजेक्शन रेट बियॉन्ड विच द प्रपोजल सीजेस टू बी बेनिफिशियल। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूविंग कंट्रोल टू द इंस्पेक्शन प्रोसेस जो है 15,000 है, ठीक है। जो हमारा इंस्पेक्शन कॉस्ट है वो है 15,000 पर डे। अब नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोसेस ईच डे 5,000 है। कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन पर यूनिट हमारा 200 है, ये हमने देख लिया। इट मेक सेंस टू इम्प्लीमेंट द इम्प्रूवमेंट्स टू कंट्रोल्स ओनली इफ द बेनिफिट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट इन्वॉल्व। टू फाइंड आउट द पॉइंट वेयर द बेनिफिट्स इक्वल द कॉस्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब वो कह रहा है कि जब जो हमारा कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, 15,000 का कॉस्ट ईच डे इनकर कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हमारा 15,000 ईच डे सेव हो जाता है तो जो हमारा कॉस्ट इनकर है वो हमारा सेविंग के इक्वल हो जाएगा, बेनिफिट के इक्वल हो जाएगा। 15,000 कॉस्ट एंड 15,000 सेविंग्स, तो जो वो पॉइंट है जहाँ पे 15,000 सेविंग्स हो रही है हमारी, अगर हमारा रिजेक्शन रेट उससे कम हो जाता है, मतलब जैसे अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा कि हमारा 3% रिजेक्शन रेट है, तो हमारा बेनिफिट निकल के आ रहा है 5,000 का, ठीक है। तो वैसे ही अब हम इस क्वेश्चन में एक रिजेक्शन रेट निकालेंगे। अगर उस रिजेक्शन रेट हमारा और कम हो जाता है कि हमारा और कस्टमर्स हमारे और कम प्रोडक्ट्स रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा बेनिफिट होने लगेगा। तो हमें एक ऐसा रिजेक्शन रेट निकालना है जहाँ हमारा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी प्लस जो हमारी उससे सेविंग्स हैं वो हमारी दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, ठीक है। तो वो जो हमारा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे, अगर हमारा रिजेक्शन रेट उससे भी कम हो जाता है तो ऑब्वियसली जो हमारी सेविंग्स होंगी वो हमारी बेनिफिट में रिजल्ट करेंगी। समझ में आ गया ना ये पॉइंट? अगर किसी को समझना है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो। अब देखो, लेट द नंबर ऑफ रिडक्शंस इन रिजेक्शन ईच डे ड्यू टू इम्प्रूव्ड कंट्रोल्स बी आर, ठीक है। अब मैं इसमें एक बार करके बता देती हूँ। जैसे हमारे सपोज़ नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ रहे हैं कि इतने यूनिट्स हमारे रिजेक्ट होते हैं, तो अगर हमारे आर यूनिट्स रिजेक्ट होते हैं पर डे, तो हमारा पर डे कॉस्ट कितना आता है 200 रुपये पर यूनिट कॉस्ट हमारा 200 रुपीज़ है। इतने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमारे रिजेक्ट हो रहे हैं इंटू 200 इज़ इक्वल टू जो हमारा कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन है 15,000। तो हमारे नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने हो गए, दिस अपॉन दिस, दैट इज़ 75 यूनिट्स। मतलब अगर हमारे 75,000 यूनिट्स रिजेक्ट होंगे पर डे, तो जो सेविंग्स है वो हमारे कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 75 यूनिट्स को आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 15,000 आएगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, 200 पर यूनिट बेनिफिट्स फ्रॉम रिडक्शन इन रिजेक्शन रेट वुड बी दिस। एट व्हाट पॉइंट वुड दिस बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ दिस पर डे,
75 यूनिट्स, ये हमने इधर कैलकुलेट कर लिया कि 75 यूनिट्स अगर होगा द बेनिफिट टू द कंपनी वुड बी 15,000 ईच डे। तो हमारा ईच डे का बेनिफिट 15,000 होगा, जो कि हमारे कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन 15,000 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिजेक्शन रेट कितना होना चाहिए? 75 यूनिट्स अपॉन 5,000 यूनिट्स। ये हमारा पर डे का इनपुट है, ये हम कह रहे हैं हमारा पर डे रिजेक्शन होना चाहिए। तो हमारा रिजेक्शन रेट कितना होना चाहिए? 75 अपॉन 5,000, दैट इज़ हमारा ये आ रहा है 1.5। तो अभी हमारा रिजेक्शन रेट है 5%। अगर हमारा रिजेक्शन रेट इतने से कम हो जाता है तो हमारा बेनिफिट पर डे विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन पर डे, दैट इज़ 3.5%। अगर हमारा रिजेक्शन रेट रहता है तो हमारा बेनिफिट पर डे विल बी इक्वल टू हमारा कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन पर डे। लेकिन अगर हमारा रिजेक्शन रेट 3.5% से थोड़ा भी गिरता है तो हमारे पास प्रॉफिट आने लगेगा, तो हमारी एक्स्ट्रा सेविंग्स होने लगेंगी। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि हमारा जो रिजेक्शन रेट था वो 3% हो गया था, 3.5 से कम हो गया था, 3% हो गया था, तो हमारा बेनिफिट आ गया 5,000 रुपीज़ का। ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और बाय चांस नहीं समझ में आया तो आप कमेंट मुझसे पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑप्टिमल COQ। It is generally accepted that an increased expenditure in prevention and appraisal is likely to result in a substantial reduction in failure cost. Obviously अगर हम जो प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी है, उसमें ही हम ज़्यादा खर्चा कर देंगे तो हमारा जो फेलियर कॉस्ट है वो कम आएगा। बिकॉज ऑफ द ट्रेड ऑफ देयर मे बी एन ऑप्टिमम ऑपरेटिंग लेवल इन विच द कंबाइंड कॉस्ट आर एट अ मिनिमम। It is further argued that striving for zero defects through a program of continuous improvement is not good for economic interest of the company. अब यहाँ पे जो है उसने इस चार्ट के थ्रू डिपिक्ट करा हुआ है कि अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस ज़्यादा होगा तो जो हमारे डिफेक्ट्स, यहाँ पे देखो हमारा जो कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस दैट इज़ गुड क्वालिटी कॉस्ट है, अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस ज़्यादा होगा तो हमारे जो परसेंटेजेस ऑफ डिफेक्ट्स हैं वो कम होंगे। ठीक है, ये देखो कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी ज़्यादा है, हमारे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कम है, और कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस अगर ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, वो इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, वो हमारा कम होगा और हमारे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कम होंगे। ऐसे ही अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस कम हो जाएगा और हमारा कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हम गुड क्वालिटी कॉस्ट कम इनकर करेंगे, प्रिवेंशन कम करेंगे, अप्रेजल कम करेंगे, तो हमारा जो नॉन कन्फॉर्मेंस इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा तो हमारे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो तो जब हमारे डिफेक्ट्स आते हैं उसको रेक्टिफाई करते हैं ना हम इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट को इनकर करके। तो अगर हमारा जो गुड क्वालिटी कॉस्ट है वो कम हो जाएगा तो हमारा नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, जस्ट बिकॉज हमारे जो डिफेक्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये वही है ऑप्टिमल COQ। और ये सब कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस प्लस कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस प्लस जो हमारे एक्स्ट्रा जो भी कॉस्ट इनकर होते हैं वो टोटल कॉस्ट हमारा उन सब कॉस्ट का सम होता है। अभी केस सिनारियो ज़रूरी नहीं है। स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ PAF मॉडल, प्रिवेंशन अप्रेजल एंड फेलियर मॉडल। प्रिवेंशन अप्रेजल, इसका अलग एक और नाम है प्रिवेंशन अप्रेजल एंड फेलियर मॉडल। जो हमारा अभी हमने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पढ़ा उसको प्रिवेंशन अप्रेजल एंड फेलियर मॉडल भी कहते हैं। इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड मेजरिंग एंड क्लासिफाइंग क्वालिटी कॉस्ट। ये 5 स्टेप प्रोसेस होता है। गैदर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ फेलियर्स इन द सिस्टम, अप्लाई सम assumptions टू दैट डेटा इन ऑर्डर टू क्वान्टिफाई द डेटा, chart the data based on the 4 elements listed above and study it, allocate resources to combat weak points, do this study on a regular basis and evaluate your performance। अब ये जो उसने स्टेप्स दे रखे हैं ना, ये जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना इसके तो ये अप्लाई होंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं वैसे तो इसको पढ़ के नॉर्मल समझ में आ ही रहा है, पर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम यही स्टेप्स लगाएंगे न्यूमेरिकल्स में। अभी हमारा कंक्लूजन इज़ मैनी ऑफ द कॉस्ट, ये कुछ नहीं है, ये एक आइसबर्ग मॉडल दिया हुआ है। दैट इज़ ये सपोज़ सी लेवल है। ठीक है, इसके ऊपर के जो भी हमारे कॉस्ट है ये वो वाले कॉस्ट है जो हमें दिख जाते हैं, जैसे रीवर्क हो गया, टेस्टिंग हो गया, रिजेक्ट्स हो गया, वेस्ट हो गया, कस्टमर का रिटर्न हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, रिकॉल हो गया, ये सारे कॉस्ट हैं जो हमें दिख जाते हैं। अब इसके नीचे के कॉस्ट इसने दे रखे हैं कि वो कॉस्ट हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, पर अगर हम इसको भी रेक्टिफाई कर दें तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ
पुअर क्वालिटी वाला कॉस्ट है वो हमारा कम आएगा. दैट इज़ एक्सेसिव ओवर टाइम प्राइसिंग और बिलिंग एरर्स, एक्सेसिव एम्प्लॉय फ्लक्चुएशन, excessive field service expenses, planning delays, development cost of failed product, late paperwork, excess inventory, complaint handling, excessive IT system cost, incorrectly completed sales order, unused capacity time with dissatisfied customers. ये as such कुछ important नहीं है, ये बस मैंने आपको बता दिया एक बार कि ठीक है. तो अभी हमने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कर लिया है. बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आई होप आप लोग को ये वाला पार्ट अच्छा लगा हो इस चैप्टर का. एंड आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट में मुझे बता देना. और कुछ भी आपको समझ ना आया हो, आपको कुछ स्टडी मेथड चेंज करना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में अपने व्यूज़ शेयर करना, सो दैट आई कैन रेक्टिफाई इट इन अनदर वीडियो. थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड.